हाँ तो मित्रों, स्वागत है आज की नई क्लास में। पिछली क्लासेस में हम देख चुके थे कि नेहरू जी ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी थी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक जगह इकट्ठी हो चुकी थी। नेहरू जी ने स्टेज पे खड़ा होकर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोला, बहुत तालियां बजाई लोगों ने कि वाह नेहरू जी वाह, क्या बात बोली है। उसके बाद में बी आर अम्बेडकर और बाकी सारी जो कमेटियाँ बनी थी, कौन कौन सी मेजर कमेटी थी वो हमने देखी। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठकें हो रही थी उसमें बी आर अम्बेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन थे। उसके बाद बी आर अम्बेडकर ने बहुत सारी कमेटियों की सहायता से जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, तो फर्स्ट ड्राफ्ट बनाया गया और फर्स्ट ड्राफ्ट को पेश किया गया जनता के सामने। और उसके बाद में फाइनल ड्राफ्ट जो है वो पब्लिश किया गया अक्टूबर 1948 में। ये सारे काम हम पिछली क्लासेस में देख चुके थे। आज हम देखेंगे भैया इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो इनेक्टमेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया और उसका ड्राफ्ट जो है उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। ड्राफ्ट का मतलब कि भाई हाँ ये हमने फाइनल कॉपी बना ली, अब इसको देखो। तो इनेक्टमेंट का मतलब होता है कि जो असेंबली बैठी है जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं। अभी ये बनाने वाले तो कुछ एक लोग ही है, कमेटी में कुछ एक लोग ही है ना, सात सात लोग हैं। तो अभी असेंबली में बहुत सारे जो लोग बैठे हैं, अब उनके सामने ये कॉन्स्टिट्यूशन रखा जाएगा। ऐसे एक एक अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाओ, एक एक सिनेमा चलाओ कि बहुत बड़ी एक एक जगह है। जो संसद देखी होगी बहुत सारे लोगों ने, तो बहुत बड़ी वो संसद वाली असेंबली, पुरानी संसद, वहीं पे बैठे थे। वो असेंबली है, वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं और वो बैठे लोग, उनके सामने एक बड़ी सी किताब ला के रखी जा रही है। बोले ये क्या है? बोले ये है हमारा संविधान जो हमने बनाया है, जिसको हम अब अडॉप्ट करेंगे। तो वो उनके सामने लाके रखी गई और बोला गया कि भाई देख लो ये बनाया है, अब इस पे डिस्कशन करो, बहस करो, विचार विमर्श करो, सब कुछ करो, ये फाइनल बन चुका है और फिर इसको अडॉप्ट कर लो। अडॉप्ट का मतलब होता है कि मेजोरिटी ऑफ पीपल, यानी वहां पे जितने लोग हैं उनमें से अधिकतर लोग, जैसे मान लो अडॉप्ट मेजोरिटी का मतलब ये होता है, नॉर्मल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है कि अगर 10 आदमी कहीं खड़े हैं तो एक कोई चीज के पक्ष में 6 आदमियों ने बोल दिया कि हाँ ये करना चाहिए और 4 ने बोला नहीं करना चाहिए, तो नंबर किसका जाता है? 6 का, तो वो काम होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मेजोरिटी। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उस असेंबली में उन सब लोगों ने देखा कि हाँ भाई अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन के आ चुका है, बहुत भारी भरकम कॉन्स्टिट्यूशन है और फिर अब इसको हम अडॉप्ट करेंगे। और अडॉप्ट करने के बाद में वो इनेक्ट हो जाएगा। इनेक्ट का मतलब होता है कि फाइनल हो गया भाई अब ये कॉन्स्टिट्यूशन कि यही भारत का संविधान होने वाला है, फाइनलाइजेशन उसका हो चुका है। तो वो अब इस पैराग्राफ में, इस जो टॉपिक के नीचे जो भी इस एम लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है, वो इनेक्टमेंट के लिए लिखा हुआ मिलेगा। तो इनेक्टमेंट समझ गए, कहानी क्या होती है सारी। ओके चलो शुरू करते हैं भैया। Dr. B.R. Ambedkar introduced the final draft of the Constitution in the Assembly on November 4, 1948. First reading. The Assembly had a general discussion on it for 5 days till November 9, 1948। यानी कि फाइनल ड्राफ्ट, अब देखो जब तक इसको एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे ना सब लोग, तब तक इसको ड्राफ्ट ड्राफ्ट ही बोलते रहेंगे हम। तो ये उनके सामने रखा गया और फर्स्ट रीडिंग की गई इसकी, यानी कि पढ़ के सुनाया गया सब लोगों को, देखो ये हमने बनाया है। अम्बेडकर जाके बोलते ये हमने बनाया है। उसके बाद में जो असेंबली थी, यानी बहुत सारे लोग जो वहां पे बैठे थे संसद में, जिनके सामने पढ़ के सुनाया जा रहा था, उन्होंने 5 दिन तक उस पर डिस्कशन किया, विचार विमर्श किया एक दूसरे से। हाँ भाई ये बनाया, तुमको कैसा लगा? बोला हमको तो अच्छा लगा। तुमको ये वाला प्रोविजन के बारे में क्या कहना है कि यार इसमें थोड़ा सा ये बदलाव होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये सारा डिस्कशन नॉर्मल उन लोगों ने किया 5 दिन तक। और फर्स्ट जो फाइनल ड्राफ्ट है कब प्रस्तुत किया गया? नवंबर 4, 1948। ठीक है, अब द सेकेंड रीडिंग क्लोज बाई close consideration started on November 15, 1948 and ended on October 17, 1949। अब देखो, अब मेन चीज चालू हुई कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन सारा बन के आ गया। शुरू में तो नॉर्मल रीड किया 5 दिन तक, लेकिन अब क्लोज बाय क्लोज, यानी जैसे हम ये लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं ना, लाइन बाय लाइन एक एक चीज समझ रहे हैं, वैसे उन लोगों ने संविधान को क्लोज बाय क्लोज एक एक लाइन को रीड किया, उस पर डिस्कशन किया, बहस किया, विचार विमर्श किया। और इसमें कितना टाइम लग गया? इसमें लग गया भाई नवंबर 15, 1948 को, यानी कि नवंबर 15, 1948 को ये डिस्कशन, ये बहस, ये विचार विमर्श चालू हुआ, जो कि अक्टूबर 17, 1949 को, यानी लगभग लगभग 1 साल तक ये सारा एक एक शब्द पे, एक एक लाइन पे जो बनाई गई थी। क्योंकि उन लोगों का काम ही यही था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस लिए बैठी थी? संविधान बनाने के लिए। तो कुछ लोगों ने तो मिलकर उसको बनाया, अब सब लोग उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि उनका काम था कि एकदम सही, एकदम बढ़िया और भारत के लिए एकदम उपयुक्त संविधान, यानी जो संविधान भारत के लिए अच्छा हो, वही कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया जाए। तो वो सबने उस पर बहुत भयंकर रूप से चर्चा की। During this stage, as many as 7,653 amendments were proposed and 2,473 were actually discussed in the assembly। यानी भाई जो डिस्कशन चला 1 साल तक, उसमें लोगों ने 7653 यानी 7,653 अमेंडमेंट प्रपोज की। यानी लोगों ने जब उसकी हर लाइन को पढ़ा तो कुछ लोगों को कई चीजें नहीं समझ में आई, कुछ लोगों को कई चीजें नहीं पसंद आई, तो वो बोले भाई इनको बदलो। तो कितने बदलाव की रिक्वेस्ट की गई? 7,653
753, 7653, और कितने बदलाव। रिक्वेस्ट तो बहुत लोग कर देंगे, लेकिन सभी रिक्वेस्ट अच्छी नहीं होगी ना। अब जैसे कई लोग पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, तो कई बच्चे ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं जो कि फालतू के होते हैं, जिन पर टीचर ध्यान नहीं देते। तो उसी तरीके से कई फालतू की रिक्वेस्ट पर ध्यान दिया नहीं गया, लेकिन उसके बावजूद भी 2473 यानी 2473 रिक्वेस्ट को डिस्कस किया गया असेंबली में चेंज करने की। उन लोगों को लगा कि उन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि बना के लाया गया है उसमें कई प्रोविजन ऐसे हैं जो कि उनके हिसाब से ठीक नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे हिसाब से इनमें ये बदलाव होना चाहिए, क्योंकि उनका काम यही था। कुछ लोगों का बनाना था और कुछ लोगों का ये देखना था कि सब कुछ सही है, कुछ गलत है तो हम उसको बदलने के लिए बोले। तो वो अपना काम कर रहे थे। तो इतनी सारी अमेंडमेंट, बहुत सारी अमेंडमेंट के लिए प्रपोजल आया और डिस्कस भी की गई। द थर्ड रीडिंग, अब देखो फर्स्ट रीडिंग हुई 5 दिन, ठीक है, सेकंड रीडिंग हुई 1 साल लगभग, अब थर्ड रीडिंग पे आ गए। ऐसे नहीं हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन भाई 7-8 आदमी बना दिया और बोले कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, नहीं, पहले तो बनाने में इतने दिन लगाए गए, है ना, और उसके बाद में अब उस पर डिस्कशन हो रहा है इतने दिनों तक, ठीक है। द थर्ड रीडिंग ऑफ द ड्राफ्ट स्टार्टेड, अभी भी ड्राफ्ट बोल रहे हैं इसको, क्यों? क्योंकि जब तक इसको एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे सब लोग जितने वहां पे बैठे हैं कि भाई हाँ अब हमको कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको लागू कर दो, तब तक ये ड्राफ्ट इसको बोला जाएगा। तो थर्ड रीडिंग ऑफ द ड्राफ्ट स्टार्टेड ऑन नवंबर 14, 1949, यानी नवंबर 14, 1949 को थर्ड रीडिंग इसकी स्टार्ट होती है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मूव्ड अ मोशन द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, क्योंकि सेकंड रीडिंग 1 साल तक चली, उसमें इतने सारे अमेंडमेंट प्रपोज किए गए, इतने सारे डिस्कशन किए गए, तो लगभग सबके डाउट, शंका, समाधान सब कुछ हो चुका था सेकंड रीडिंग में। थर्ड रीडिंग फॉर्मेलिटी की गई नवंबर 14, 1949 को, और फिर अंबेडकर जी आके बोलते कि अब भाई सबको समझ में आ गया क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, सबकी समस्याओं का भी समाधान हो चुका है, तो अब मैं एक मोशन यानी कि मैं एक प्रस्ताव रखता हूं इस असेंबली के सामने कोई भी प्रस्ताव रखेगा, है ना, फिर सभी लोग उस पर सहमति दे देंगे तो प्रस्ताव पारित माना जाएगा। तो मोशन बोलते हैं प्रस्ताव को, कि कोई अपनी बात रखे। तो अंबेडकर जी ने बात रखी कि द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन हम लेके आए हैं, जिसपे इस असेंबली ने डिस्कशन किया है और जिसपे इस असेंबली ने अपनी जो भी राय देनी थी वो सब दे चुके हैं, और उनके सबके समाधान 1 साल तक हम बातचीत करके कर चुके हैं, तो अब उस कॉन्स्टिट्यूशन को हम पास कर दें, इस बात का मैं प्रस्ताव रखता हूं। द मोशन ऑन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिक्लेयर्ड एज पास्ड ऑन नवंबर 26, 1949, यानी 26 नवंबर 1949 को वो दिन था जब वो ड्राफ्ट से अब फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, क्योंकि जो उसको पास करने का मोशन अंबेडकर जी ने रखा था वो 26 नवंबर 1949 को पास हो गया, यानी कि अब ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। एंड रिसीव्ड द सिग्नेचर ऑफ द मेंबर्स एंड द प्रेसिडेंट, और फिर जब वो बन गया, मतलब फाइनल हो गया, तो जहां वहां पे जितने लोग बैठे थे उस टाइम पे उन सबको बुलाएगा कि आप अपने अपने साइन भी कर दो, क्योंकि भाई है ना कि हम आप लोगों ने मान लिया कि हाँ भाई अब सब सही है, तो भाई साइन भी करो, ऐसा थोड़ी है। फिर आप तो कल को बोल दोगे हमारी तो बात ही नहीं सुनेगी, तो आपके साइन रहेंगे तो ये रिकॉर्ड रहेगा कि आप यहाँ पे बैठे थे और आपने माना है कि भाई अब कॉन्स्टिट्यूशन एकदम सही है। तो उन सब लोगों ने, और प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने साइन किए। प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी नहीं थे, प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी बाद में बने। यहाँ पे भी प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी, और भारत के जो चुनाव होने के बाद भी प्रेसिडेंट कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। तो प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी ने साइन कर दिया, और बाकी सारे लोगों ने भी वहां पे बैठे जो सब ने साइन कर दिया कि हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूशन एकदम सही से बन गया और हम इसको पास करते हैं। Out of a total of 299 members of the assembly, only 284 were actually present on that day and signed the constitution. तो 299 यानी 299 टोटल मेंबर थे, लेकिन कुछ दुर्भाग्य था कुछ लोगों का कि वो उस टाइम पे वहां पे उपस्थित नहीं थे। तो ओनली 284 नंबर्स यानी 284 लोगों के ही उस पे साइन है, पूरे 299 के साइन नहीं है। और ये लोग दुर्भाग्य इसलिए था इनका क्योंकि जिन लोगों ने पहली बार साइन किया उनके साइन आज तक अमर हो गए वो साइन, लेकिन इन लिए लोग नहीं कर पाए, इनकी किस्मत नहीं थी। तो 284 लोगों ने साइन किए। दिस इज ऑल्सो द डेट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल एज द डेट ऑन विच द पीपल ऑफ इंडिया इन द Constituent Assembly adopted, enacted and gave to themselves the Constitution. देखो रिपब्लिक डे तो हम बनाते हैं 26 जनवरी, क्या मेरा वो खुला हुआ है? ठीक है, देखो रिपब्लिक डे जो है ना, रिपब्लिक डे ये तो हम बनाते हैं 26 जनवरी 26 जनवरी को बनाते हैं, ठीक है। और क्यों बनाते हैं? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू हुआ था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार कब हो गया था और पास कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। और भाई इस टाइम पे भी थोड़ा, पूरा तो नहीं लागू हुआ था, इस डेट को 26 नवंबर 1949 को भी थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया गया था। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब स्टार्ट होता है, जब हम आगे उसको पढ़ेंगे, तो स्टार्ट होते ही पहली एक चीज आती है प्रस्तावना, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना या फिर प्रीएम्बल भी जिसको बोलते हैं। ये एक तरीके से
कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, उसकी जैसे हमारी किताब में नहीं होती क्या, किताब की स्टार्टिंग में समरी आती है फिर बड़े बड़े चैप्टर आते हैं, तो उस तरीके से दी हुई है। तो इस प्रस्तावना में जो डेट लिखी हुई है वो लिखी हुई है 26 नवंबर 1949। उसमें 26 जनवरी 1950 नहीं लिखी हुई है, उसमें लिखी हुई है 26 नवंबर 1949 प्रियम्बल में। तो ये पूछा जाए कि भारत के संविधान की प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में कौन सी डेट लिखी हुई है, तो भाई 26 नवंबर 1949 करना, 26 जनवरी मत कर देना, ठीक है। चलो, द कॉन्स्टिट्यूशन as adopted on November 26, 1949, contained a preamble, 395 article, and 8 schedule. The preamble was enacted after the entire constitution was already enacted. तो जब 26 नवंबर 1949 को, डेट दोनों याद रख सकते हो क्योंकि वो 26 नवंबर थी, वो 26 जनवरी थी, वो 26 जनवरी 1950 थी और ये 26 नवंबर 1949 है। तो 26 नवंबर 1949 को जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था तब उसमें एक तो प्रियम्बल थी, 395 आर्टिकल थे। आर्टिकल क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। 395 आर्टिकल थे और उसमें 8 शेड्यूल थे। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में भैया ये सिस्टम था, तो पूछ ले अगर कोई क्वेश्चन कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने जो है आर्टिकल थे, तो 395 आर्टिकल थे। उसमें कितने शेड्यूल थे, तो 8 शेड्यूल थे। अभी ये आर्टिकल बढ़ गए हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो ओरिजिनल बना था उसके बाद हमने उसमें अमेंडमेंट और आर्टिकल हमने जोड़े हैं। अभी तक बहुत सारे आर्टिकल जुड़ चुके, तो 395 का नंबर बढ़ के बहुत ज़्यादा हो चुका है और ये शेड्यूल भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो पहली बार बन के आया उसमें 395 यानी 395 तो आर्टिकल थे। आर्टिकल कुछ नहीं होते, आर्टिकल होते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग बातें लिखी गई ना, अलग अलग टॉपिक पे। तो मैंने जब बताया ना कि एक्ट में, मैंने जैसे बताया था पिछली वीडियो में कि कोई भी नई बात लिखते हैं उसमें नंबर लगाते हैं, तो ये आर्टिकल वो नंबर है कि भाई इस पैराग्राफ में इस नंबर पे वो बात लिखी हुई है, तो कोई को ढूंढना हो तो आराम से ढूंढ सके, इसलिए वो नंबर दिए हुए हैं आर्टिकल के नाम से। तो 395 आर्टिकल थे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में और 8 शेड्यूल थे, ये याद रखना। प्रियम्बल भी थी, लेकिन जो प्रियम्बल है भाई, इस प्रियम्बल के बारे में खास बात क्या है, मैंने क्या बताया कि प्रियम्बल है तो वो चीज जैसे हमारी किताब के स्टार्टिंग में कुछ आता है समरी में कि भाई इसमें आप क्या पढ़ने वाले हो, प्रियम्बल भी वैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्ट में आती है। लेकिन भाई इसके बारे में खास बात यह है कि ये लागू, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था, मतलब लास्ट की सारी चीजें लागू हुई, उसके बाद में पहली वाली प्रियम्बल को लागू सबसे लास्ट में किया गया। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आपको लगेगा कि भाई ये तो पहले पेज पे तो सबसे पहले लागू हुई होगी, नहीं, इसके बारे में उल्टा है। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान में सबसे लास्ट में किसको इनेक्ट किया गया, किसको लागू किया गया, तो वो होगी प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना। ये बात ध्यान रखना, ये अटकाने वाले क्वेश्चन है, वहां पे दिमाग लगाएगा कोई, नहीं पढ़ा होगा तो यार प्रियम्बल का मतलब तो जो पहले पहले आती है जिसमें समरी दी हुई है, तो इसका मतलब ये सबसे पहले लागू हुई होगी, नहीं, ये सबसे लास्ट में लागू की गई थी। तो प्रियम्बल वॉज इनेक्टेड आफ्टर द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑलरेडी इनेक्टेड, ठीक है। अब आता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, द देन लॉ मिनिस्टर piloted the draft constitution in the assembly. He took a very prominent part in the deliberation of the assembly. He was known for his logical ये अंबेडकर जी के बारे में बोला गया है और इसमें बोला गया कि फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंबेडकर जी को बोला जाता है, और मॉडर्न मनु यानी कि आधुनिक भारत का मनु भी अंबेडकर जी को बोला जाता है, ठीक है। ओके, इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये तो इनेक्ट हो गया भाई, इनेक्ट हो गया यानी कि असेंबली ने उसको अपना लिया, ठीक है, कि हाँ भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा होगा। अब इसको इन्फोर्स किया जाएगा यानी कि इसको लागू किया जाएगा, और लागू एक साथ नहीं किया गया था। 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 को तो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था, तो थोड़ा बहुत तो उस टाइम पे हमने इन्फोर्स कर दिया था, और बाकी का जो सारा था वो 26 जनवरी 1950 को हमने बाकी का सारा कर दिया था। तो इसे 2 पार्ट में ये इन्फोर्स हुआ था। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन परटेनिंग टू द सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजन parliament, temporary and transition provision and so title contained in article ये came into force on November 26, 1949 itself। तो आप बोलोगे कि ये 2 पार्ट में क्यों किया गया, क्योंकि देखो वहां जब मैंने बताया था ना कि 26 जनवरी का तो महत्व ये था कि जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें जो पूर्ण फ्रीडम जो है ना, कंप्लीट फ्रीडम डे बनाया गया था 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में, है ना, जब हम आज़ाद नहीं हुए थे, जब हम लड़ रहे थे आज़ादी के लिए। तो ये दिन एक महत्व रखता था उन सब लोगों के लिए जो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, तो इसलिए उन्होंने इस दिन को चुना। लेकिन कुछ एक ऐसे मुद्दे थे बहुत जरूरी थे, यानी उनको लेट नहीं किया जा सकता था, उनकी जरूरत पहले पड़ गई कि भाई अब ये चीजें तो लागू कर देनी चाहिए। जैसे कि देखो सिटीजनशिप, क्योंकि भारत पाकिस्तान का विभाजन हो चुका था, कई लोग भारत में रह रहे थे, कई पाकिस्तान में जा रहे थे, तो कौन सिटीजन बनेगा ये डिसाइड करना जरूरी था, क्योंकि ऐसे तो फिर भगदड़ मचती रहती, हर कोई इधर जाता रहता, तो भारत का सिटीजन कौन होगा ये डिसाइड करना जरूरी था, क्योंकि मर रहे थे लोग, पाकिस्तान वाले भारत वालों को मारते, भारत वाले पाकिस्तान वालों को मारते, बहुत ज़्यादा दंगा चल रहा था। तो इस सिटीजनशिप को पहले लागू कर दिया गया कि भाई
26 जनवरी को तो हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लागू करेंगे और उसी को हम रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाएंगे। लेकिन थोड़े बहुत पार्ट जो अभी इंपॉर्टेंट है, जिनको नहीं टाला जा सकता, वो अभी हम लागू कर देते हैं। एक तो सिटीजनशिप का कर दिया, एक इलेक्शन का कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि भाई अब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो अब इलेक्शन कराएंगे, एकदम भारत की स्वतंत्र भारत की चुनी हुई सरकार आएगी तो इलेक्शन कराने में टाइम भी लगेगा, तो इलेक्शन के सारे प्रोविजन हम चालू कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ताकि उसके हिसाब से हम काम करना स्टार्ट कर दें, जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवा सकें। प्रोविजनल पार्लियामेंट के बारे में, यानी कि भाई अब आज कॉन्स्टिट्यूशन बन के आ गया, ठीक है, इलेक्शन होएगा, बीच में टाइम लगेगा, यानी ये मान लो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं, बीच में टाइम लगेगा, इतने दिन देश को कौन चलाएगा? तो एक प्रोविजनल पार्लियामेंट चलाएगी। जो हमने पढ़ा था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसी को प्रोविजनल पार्लियामेंट बना दिया गया। तो ये किसने बनाया होगा? भाई इसने ही, कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी ना, तो उसके प्रोविजन भी सारे लागू कर दिए कि उसमें लिख दिया कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही प्रोविजनल पार्लियामेंट के रूप में काम करेगी और उसके प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के लागू कर दिए गए। क्योंकि अब आपको ये समझना होगा, अब हमारा देश ना ही तो अंग्रेजों के हिसाब से चल रहा है, अब हमारा देश नहीं राजा रजवाड़ों के हिसाब से चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा रहेगा उसके हिसाब से चलेगा। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ उनको लागू करना पड़ेगा ना, तभी तो चला सकते हैं उसके हिसाब से। तो ये उन चीज़ों को लागू कर दिए। टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन भी कर दिए गए और शॉर्ट टाइटल, ये टेम्परेरी प्रोविजन थे जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज से भारत जो शिफ्ट हुआ है अब खुद के राज में, तो उसके बीच में कुछ एडजस्टमेंट करने थे छोटे मोटे, उनके लिए कुछ प्रोविजन बनाए गए, वो लागू कर दिए। तो मेन जिनकी जरूरत थी बहुत ज़्यादा, वो चीज़ें लागू की गई 26 नवंबर 1949 को, और बाकी सारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। और इस दिन को जानबूझ के चुना गया क्योंकि ये था लाहौर अधिवेशन का, जब भारत का पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। जवाहरलाल नेहरू उस लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और ये आर्टिकल नंबर है जो कि लागू किए गए थे 26 नवंबर 1949 को। तो रटना चाहो रट सकते हो इन आर्टिकल्स को, हालांकि क्वेश्चन इसमें नहीं आता है, आ जाए तो बदकिस्मती होगी, रटोगे तो भी ज़्यादा दिन तो याद रहेंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और भी पढ़ने के लिए है। देखना चाहो तो एक बार देख सकते हो। द रिमेनिंग प्रोविजन द मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 26 1950। अब ये बोल रहा है कि जो रिमेनिंग पोर्शन था कॉन्स्टिट्यूशन का, रिमेनिंग पोर्शन था वो कब आया? वो जनवरी 26 1950 यानी 26 जनवरी 1950 को बाकी सारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया हमारा फोर्स में। और इसी दिन को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट एंड सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे। दिस डे इज रेफर्ड टू इन द कॉन्स्टिट्यूशन एट डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट। तो भाई डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट के नाम से पूछा जाए कि भाई कब से शुरू हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो तो 26 जनवरी 1950 है। लेकिन हम इनेक्ट और अडोप्ट किया, प्रीएम्बल में जो लिखा हुआ है दिन, वो कौन सा है? 26 नवंबर 1949। तो याद रखना कि डेट ऑफ कमेंसमेंट पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखी हुई है तो होगी 26 जनवरी 1950। लेकिन पूछे कि प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है, तो प्रस्तावना में लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है। जनवरी 26 वॉज स्पेसिफिकली चूजन एज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ इट्स हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। इट वॉज on this day in 1930 that Purna Swaraj Day was celebrated following the resolution of the Lahore session of INC। मैंने बताया ना, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था 1930 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। तो उसी वजह से इस दिन को चुना गया क्योंकि वो उनके लिए इंपॉर्टेंस रखता था। तिरंगा उस टाइम पे फहराया गया था और गीत वीत गाए गए थे, तो सारा कार्यक्रम किया गया था। तो उन्होंने सोचा कि भाई 26 जनवरी पास में, तो वहीं पे हम कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का शुभारंभ। विद द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 विद ऑल enactments amending or supplementing the latter act were repealed. The abolition of Privy Council Jurisdiction Act was however continued। तो ये बोल रहे हैं कि भाई जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 यानी जिस एक्ट से अंग्रेजों ने हमको स्वतंत्रता दी, हमने उस एक्ट को भी निरस्त कर दिया। क्योंकि मैंने बताया ना कि अंग्रेजों ने बोल दिया था कि भाई अब तुम कुछ भी एक्ट निरस्त करो या मत करो, तुम स्वतंत्र ही हो, तुम तुम्हारे हिसाब से देख लो। तो क्योंकि भारत के लोगों को लगा कि भाई ये कानून से हमको स्वतंत्रता दी गई, अंग्रेजों ने हमको दान में थोड़ी दी है, हमने भी तो इसके लिए कुछ मेहनत की है, तो ये हमारी बेइज्जती है, तो इस एक्ट को सबसे पहले हम हटाते हैं। तो इसी एक्ट को हटा दिया। तो कई लोग बोलते हैं ना कि ये 60 साल के लिए 70 साल के दी गई, वो इस कानून की वजह से बोलते हैं कि इस कानून में लिखा हुआ है। भाई इस कानून को हटा दिया था, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को हमने साफ कर दिया, लात मार के कचरे के डब्बे में डाल दिया, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसको भी हमने हटा दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के हिसाब से ही हमारी सरकार चल रही थी और हटा नहीं दिया। वैसे बताऊं क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो हमने पढ़ा था 1935 का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा पार्ट है ना, इससे सीधा कॉपी पेस्ट है, सीधा कॉपी पेस्ट। उसमें जो प्रोविजन लिखे हैं उठा के ऐसे कैसे इधर लिख दिया और बोल दिया कि ये भारत का संविधान हो गया। तो इसको तो हटाना ही था क्योंकि इसके प्रोविजन तो हमने सारे कॉपी पेस्ट कर ही लिए, ठीक है। और लेकिन एक एक्ट को रखा गया, एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुरिस्डिक्शन एक्ट 1949 वाज हाउएवर कंटिन्यूड। प्रिवी काउंसिल क्या होती थी कि उधर जो अंग्रेजों के देश में है, जब कोई न्याय देना होता था, उस न्याय के लिए जो अपील की जाती थी वो प्रिवी काउंसिल में की जाती थी। लेकिन वो उसके जुरिस्डिक्शन को खत्म कर दिया गया था एक एक्ट से कि भारत के मामले वहाँ पे नहीं जाएंगे, अब भारत के मामले यहीं सुलटेंगे।
तो उस एक्ट को रखा गया क्योंकि भाई ये सही था कि भारतीय मामले तो हमको भेजने नहीं थे ना अंग्रेजों के देश में अपील के लिए किसी, अब अंग्रेजों से तो हमने सारा नाता तोड़ लिए थे, नाता रिश्ता सब कुछ तोड़ चुके थे, आज़ाद हो चुके थे, उनके सारे एक्ट्स को हमने निरस्त किया। हालांकि मुझे लगता है कि संसद भी हमें दूसरी नई बनानी चाहिए थी क्योंकि अंग्रेजों की बनाई हुई थी, अब जाके बनी है वो, पहले भी बन जानी चाहिए थी क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे जो आज़ादी जब उन्हें मिली तो जो गुलाम जिन्होंने रखा हुआ था उन्होंने जो जो बनाया उन्होंने सबको तोड़ा और नई चीज़ अपने हिसाब से बनाई, अपनी आइडेंटिटी बनाई। पर चलो हम एक्ट से आज़ाद हुए थे तो हमने ये नहीं किया, कोई बात नहीं। अब देखो एक चीज़ और आती है, कितने मिनट की हो गई हमारी वीडियो, देखता हूँ मैं। ओके 19 मिनट की हुई, आराम से पढ़ेंगे। एक्सपर्ट कमेटी ऑन द ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस की एक्सपर्ट कमेटी। अब इसमें क्या आएगा एक्सपर्ट कमेटी में कि देखो बहुत सारी कमेटी थी, हमने मेजर कमेटी कहीं पढ़ी, ठीक है, और ड्राफ्टिंग कमेटी पढ़ी, और अब एक्सपर्ट कमेटी आ रही है। वाइल इलेक्शन टू द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वर स्टिल इन प्रोग्रेस ऑन जुलाई 8 1946 द कांग्रेस पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस अपॉइंटेड एन एक्सपर्ट कमेटी फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग मटेरियल फॉर कंस्टिट्यूएंट असेंबली। द कमेटी कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स, यानी बोल रहे कि भाई कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी नहीं थी जब, यानी जो संसद संविधान जो सारा हमने बनाया है उसके ड्राफ्ट जो है, फर्स्ट ड्राफ्ट, सेकंड ड्राफ्ट, फिर उसको पास किया है, सारे काम किए हैं, ये काम स्टार्ट होने से पहले, असेंबली के इलेक्शन से भी पहले, यानी असेंबली वाले लोग चुने ही नहीं गए थे, उससे पहले ही कांग्रेस ने एक एक्सपर्ट कमेटी बना दी थी। क्यों बना दी थी? वो ये चाहते थे कि असेंबली जब हमारी बन जाए तो उससे पहले हम सारी तैयारी करके रखें कि असेंबली में क्या काम होगा, कैसे होगा, क्या क्या प्रोसेस होगी, क्या क्या कमेटी बनाई जाएगी, ये सारी चीज़ें पहले से उन्होंने तैयार करके रखी थी। वो चाहते थे जल्दी से जल्दी कॉन्स्टिट्यूशन हम बना दें, तो वही एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई। एक्सपर्ट कमेटी के चेयरमैन बनाया गया भैया जवाहरलाल नेहरू को। कब बनाई गई है? जुलाई 8 1946 को ये एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई। इसमें जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन थे। मेन चीज़ याद रखनी है तो ये रखना कि एक्सपर्ट कमेटी के चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे। बाकी बहुत सारे मेंबर भी थे इसमें। कौन थे? एम आसिफ अली, के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के टी शाह, डी आर गोडगिल और हुमायूं कबीर और के संथानम। ठीक है, के संथानम के आगे एक कमेटी और आएगी। तो ये सारे मेंबर थे, लेकिन ये याद रखना कि एक्सपर्ट कमेटी का चेयरमैन कौन था? जवाहरलाल नेहरू। लेटर ऑन द चेयरमैन proposal it was resolved that the Krishna Kripalani be co-opted as member and convener of the committee। ये फालतू की चीज़ है। The committee had two sitting, the first in New Delhi from July 2022 1946 and the second at Bombay from August 15 to 17 1946। तो इस कमेटी की दो सीटिंग हुई थी, जवाहरलाल नेहरू इसके चेयरमैन थे। Apart from the number of notes prepared by its member, the committee discussed the procedure to be adopted by the Constituent Assembly, the question of the appointment of various committees and the draft of the resolution of objective of the constitution to be moved during the first session of the constituent assembly। तो मैंने बताया ना कि देखो क्या क्या इसने की, इसने पहले ही तैयारी कर ली थी। क्या क्या किया? कमेटी डिस्कस द प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड बाय द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कंस्टिट्यूएंट असेंबली जब हमारी बन जाएगी तो क्या प्रोसीजर हम अडॉप्ट करेंगे संविधान बनाने के लिए। दूसरा, द क्वेश्चन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द वेरियस कमेटी, यानी बहुत सारी जो कमेटी बनाई गई थी उनके बारे में पहले सोच लिया गया था कौन कौन सी कमेटी बनाई जाएगी, है ना, ये प्री प्लानिंग की जा रही है। और तीसरा, जो ड्राफ्ट ऑफ द रिजोल्यूशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया था उसको भी पहले ही बना लिया गया था इन सारे लोगों ने मिलकर। चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन इन लोगों ने भी अपना योगदान दिया था। तो जो तालियां बजाने थे वाह नेहरू जी वाह, उसमें इनके लिए भी तालियां बजानी चाहिए थी क्योंकि ये लोग भी उस कमेटी में थे जिसने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया, जो कि सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जो हमने पिछली क्लासों में पढ़ा। ठीक है, ओके। On the role played by this committee in the making of the constitution, Gavin Austin, a British constitutional expert, observed it was the Congress expert committee that set India on the road to her present constitution। तो ये जो है ग्रेनविल ऑस्टिन जो है ये constitution expert है, यानी लेखक है ये, जो कि बहुत सारे देशों के इन्होंने संविधान पढ़े हुए हैं। तो इन्होंने बोला कि भाई ये एक्सपर्ट कमेटी थी जो कि जिस रोड पे फिर कंस्टिट्यूएंट असेंबली जाके जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसको स्टार्ट करने वाली, उस रोड का रास्ता दिखाने वाली कौन थी? ये एक्सपर्ट कमेटी थी। द कमिटीज मेंबर वर्किंग within the framework of the cabinet mission scheme made the general suggestion about the autonomous area, the powers of the provincial government and the center, and about such issues as the princely state and the amending power। They also drafted a resolution closely resembling the objective resolution। तो भाई इन्होंने बोला कि जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था, सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली की नींव रखी गई वो कैबिनेट मिशन प्लान से रखी गई। तो ये जो कमेटी काम कर रही है कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनेगी, क्या प्रोसीजर होगा, क्या क्या कमेटी होगी, वो सारे कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर रह के कर रही है, यानी कि उसकी बाउंड्रीज में रह के कर रही है, यानी अंग्रेजों के हिसाब से इसने काम किया था। ओके, ये हो गई कि एक्सपर्ट कमेटी हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनने से पहले बनी थी और इसने पहले प्री प्लानिंग कर ली थी कि क्या प्रोसीजर बनाया जाएगा, वहाँ पे क्या बनाया जाएगा और कैसे कमेटियां बनाई जाएगी और बाकी सारे काम क्या किए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ड्राफ्ट भी यहीं पे बना लिया गया था, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने पढ़ के सुनाया था। और इस एक्सपर्ट कमेटी के जो चेयरमैन थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और 1946 में ये कमेटी बनाई गई थी और इसके 2 सेशन किए गए थे। ठीक है, ओके ओके। क्रिटिसिज्म ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। अब भाई इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी है कंस्टिट्यूएंट असेंबली के, सारे हमने पढ़ लिया, संविधान हमारा बन चुका है और मेरे ख्याल से ये चैप्टर अभी खत्म भी हो जाएगा। तो अब क्रिटिसिज्म के साथ में इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है,
ताकि पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे सलट जाए। क्रिटिसिज्म क्यों किया गया इसका भाई? मतलब देखो, क्रिटिसिज्म तो हर चीज़ का होता है, तुम कुछ भी करो। मैं क्लास बना रहा हूँ, मैं पूरे अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अच्छे तरीके से तुमको सब कुछ एकदम डिटेल में पढ़ा सकूँ, और डिटेल में पढ़ाने के लिए धीरे धीरे पढ़ाना पड़ेगा। अब हो सकता है मैं एकदम अच्छी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मान लो हो सकता है मैं एकदम अच्छी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, तुमको सब समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसा क्रिटिसिज्म कर देंगे कि भाई तुम तो बहुत स्लो चल रहे हो, ऐसे तो बहुत दिन लग जाएंगे। तो क्रिटिसिज्म अगर किसी को करना है, मेरी बुराई किसी को करनी है, तो वो कैसे भी कर सकता है, चाहे मैं कितना भी कर लूँ, लेकिन मैं हर आदमी को कुछ नहीं कर सकता। तो वही बात यहाँ पे होगी। कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत टाइम लगाया, बहुत डिस्कशन किया, सारे काम किए, लेकिन फिर भी कुछ क्रिटिसिज्म तो इसके है, यानी कुछ तो इसकी बुराइयां है जो कई लोगों ने की है, या फिर कुछ असली में है भी। तो वो हम एक एक देखेंगे। पहली चीज, नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। ये बुराई तो भाई मैंने ही बता दी थी जब मैं पढ़ा रहा था कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली कैसे चुनी गई थी। तो मैंने बोला था इसके इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे, याद हो तो, नहीं हो तो देखो फिर से दिखा देता हूं मैं कि ये चीज़ मैंने बताई थी। ऊपर चलते हैं अपन, ये वाला कि मैंने बताया था कि जो लोग थे, भारत की जनता थी, उस जनता ने जो है प्रोविंशियल असेंबली को चुना था, और फिर प्रोविंशियल असेंबली के लोगों ने कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को चुना था। अब इसमें इसमें समस्या क्या थी कि जो जनता थी वो टोटल जनता भारत की वोट देने के लिए काबिल ही नहीं थी, उनको योग्यता ही नहीं थी, उनको 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 अधिकार ही नहीं था वोट देने का। सिर्फ 10% जनता को, ब्रिटिश इंडिया के 10% जनता को वोट देने का अधिकार था। उस 10% ने भी थोड़े से लोगों को चुना, और उन थोड़े से लोगों ने भी सिर्फ इतने से कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को चुना। तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो है रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, क्योंकि 90% लोगों को तो आपने अधिकार ही नहीं दिया कि वो उस बॉडी को, उस असेंबली के लोगों को चुन सके जो उनके लिए संविधान बनाने वाली है। भाई ये कैसा रिप्रेजेंटेशन हुआ? मतलब 90% लोगों के लिए संविधान तो उन लोगों ने बना दिया जिनको उन्होंने चुना भी नहीं था। तो ये लिख रहा है यहाँ पे, The critics have argued that the Constituent Assembly was not a representative body as its members were not directly elected by the people of India on the basis of universal adult franchise. ये बोल रहा है कि भाई डायरेक्ट इलेक्शन किया नहीं तुमने, इनडायरेक्ट इलेक्शन किया, और इनडायरेक्ट इलेक्शन में भी भाई 10% लोगों को सिर्फ फ्रेंचाइज मिला। तो ये तो मामला गड़बड़ है, ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, और ये बात सही भी है। ये फालतू का जो है क्रिटिसिज्म नहीं है, ये सही क्रिटिसिज्म है इसका। तीसरी चीज, नॉट ए सोवरेन बॉडी। सोवरेन का मतलब क्या होता है? मैंने बताया ना कि आपको गाड़ी लेके जानी है, बिना किसी से पूछ के ले जा सकते हो, तो फिर वो आप सोवरन हो। लेकिन पिताजी से बार बार परमिशन लेनी पड़ती है, तो आप सोवरन नहीं हो, फिर पिताजी सोवरन है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये सोवरन बॉडी नहीं थी। क्यों? इनका कहना ये है कि ये अंग्रेजों से पूछ के हर काम करते थे, और ये बात थोड़ी सी सही भी थी। पढ़ो देखो इसको। The critics maintained that the Constituent Assembly was not a sovereign body as it was created by the proposal of the British government. Further, they said that the Assembly held its session with the permission of the British government. तो इन्होंने बोला कि भाई कैबिनेट मिशन आया, उसने प्रपोजल दिया कि तुम ये असेंबली इस तरीके से बनाओ, और अभी हमने पढ़ा भी कि एक्सपर्ट कमेटी उसी हिसाब से सारी प्रोसीजर डिजाइन किए थे जैसा कि कैबिनेट मिशन ने कहा था। ठीक है, तो ये बोला कि एक तो उनके कहने पे तुमने किया, ठीक है, और दूसरा कई लोग ये भी बोलते थे कि हर सेशन से पहले, यानी ये जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली का जो भी सेशन होता था, यानी जब लोगों को बुलाया जाता कि आ जाओ बैठेंगे बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन पे, तो उससे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन ली जाती थी कि क्या हम सेशन बुला लें, और फिर उधर से परमिशन आती थी, तब ये बुलाया जाता था। इसमें कितनी सच्चाई मुझे पता नहीं, लेकिन ये इसका एक क्रिटिसिज्म है ना। तीसरा, टाइम कंज्यूमिंग। ये बोल रहे कि भाई बहुत टाइम लगा दिया तुमने, इतना टाइम को लगता है क्या भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में? एक तो तुमने कॉपी पेस्ट किया, ठीक है, फिर उसके ऊपर से इतना टाइम और लगा दिया, ये क्या बात हुई? और कई देशों का इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि वो देश देखो इतनी जल्दी उसने बना दिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन। तुम भाई क्या मतलब चाय पानी नाश्ते में लग रहे थे क्या? है टाइम क्यों लगाया इतना? तो बोले अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स द कंस्टिट्यूएंट असेंबली टुक अनड्यूली लॉन्ग टाइम टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। दे स्टार्टेड द फ्रेमर्स they stated that the framers of the American Constitution took only 4 months to complete their work. In this context, Nazruddin Ahmad, a member of the Constituent Assembly, coined a new name for the drafting committee to show his contempt for it. He called it a drifting committee. इन्होंने बोला भाई अमेरिका वालों ने संविधान अपना 4 महीने में बना लिया था, और तुम 2 साल 18 महीने 2 साल महीने 11 महीने कितने 18 दिन कितने था 2 2 साल 11 महीने 18 दिन 2 साल 11 महीने 18 दिन तुमने ले लिए भाई, अमेरिका वालों ने 4 महीने बना लिया। तो ये क्या मजा मतलब चाय नाश्ता और आराम से बैठ के बातचीत करना मजा आने लग गया था क्या इसमें? इतना लेट क्यों कर दिया? तो एक आदमी था नजरुद्दीन अहमद, उसने बोला कि भाई ये ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं थी, ये ड्रिफ्टिंग कमेटी थी। ड्रिफ्टिंग का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में ड्रिफ्टिंग बोलते हैं कि फिसलाना, यानी कुछ चीज को पकड़ने जाओ और आगे फिसला दो, और पकड़ने जाओ और आगे फिसला दो, कि ये फिसलाते रहे आगे आगे। भाई इतना टाइम कायम में लगा दिया। तो ये भी इसका एक जो है वो है क्रिटिसिज्म है। चौथा देखते हैं, डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। अब भाई ये तो सही है कि कई लोग बोलते हैं कि ये जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी इसमें अधिकतर लोग कांग्रेस के ही थे, तो और बाकी पार्टियों को कोई जगह नहीं थी, है ना। तो ये एक इसका क्रिटिसिज्म किया जाता है। पांचवा, लायर पॉलिटिशियन डोमिनेशन। इसका मतलब क्या है कि भाई जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली हमारी थी भारत की, उसमें अधिकतर लोग जो थे वो लॉयर थे उस टाइम पे,
वकील थे बहुत सारे, नेहरू जी वकील थे, है ना, गांधी जी खुद वकील थे, हालांकि गांधी जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं थे, और भी अधिकतर जो थे सारे वकील थे। क्या लिखा हुआ, इट इज ऑल्सो मेंटेन्ड बाय द क्रिटिक्स दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय लॉयर्स एंड पॉलिटिशियंस। दे पॉइंटेड आउट दैट द अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वर नॉट सफिशिएंटली रिप्रेजेंटेड, दिस इज टू देम इज द मेन रीजन फॉर द बल्कीनेस एंड कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने बोला कि भाई तुम नॉर्मल लोगों को तो लेके ही नहीं आए, तुम सारे नेता थे और वकील थे, तो तुमने एक तो इतना बड़ा बना दिया उस चक्कर में, और इतना कॉम्प्लिकेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ोगे ना जाके तो समझ में नहीं आता हर कोई को, क्योंकि उन वकीलों वाली लैंग्वेज लिख दी। तो वो बोल रहे कि भाई तुम भारत के लोगों के लिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो कि हम भारत के लोग, तो फिर ऐसी लैंग्वेज में बनाओ ना जो हर किसी को समझ में आए। लेकिन तुमने वकीलों को भर दिया, तो उन्होंने इतनी जटिल लैंग्वेज में, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। ये कोई अच्छी बात है क्या? नहीं है। तो ये इसका एक क्रिटिसिज्म है। और छठा है डोमिनेटेड बाय हिंदूज। According to some critics, the Constituent Assembly was a Hindu-dominated body. Lord Viscount Simon called it a body of Hindus. Similarly, Winston Churchill commented that the Constituent Assembly represented only one major community in India. तो भाई ये अंग्रेजों ने इसका विरोध किया कि बोल रहे कि इसमें बस सिर्फ हिंदू भरे हुए थे, बाकी धर्म के लोगों को इतनी जगह नहीं थी। और विस्काउंट साइमन था एक अंग्रेज, उसने बोला कि ये तो बॉडी ऑफ हिंदुओं की बॉडी है। और जो विंस्टन चर्चिल बहुत हरामी आदमी था, बहुत खराब आदमी था। ये उनका प्रधानमंत्री था। इसकी वजह से बंगाल में लाखों लोग भूखे मरे भाई। तो इसने बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सिर्फ एक मेजर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है इंडिया में। अब ये लोग बेवकूफ़ थे या क्या थे मुझे नहीं पता, क्योंकि भाई इंडिया में जब तुमको पता है आज की डेट में भी 80% से ऊपर हिंदू है, ऐसा बोलते हैं। हालांकि नई जो है जनगणना होगी, उसमें पता चलेगा क्या हालत है। तो उस टाइम तो भाई हिंदुओं की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, और जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होगी वही तो आएंगे भाई। रिप्रेजेंटेटिव बॉडी का मतलब यही तो होता है ना, जो ज्यादा है वो ज्यादा आएंगे, जो कम है वो कम आएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि मान लो मुस्लिम या फिर जैन या क्रिश्चियन वो एक आध परसेंट हो, 0.5% हो, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो 50% आएंगे, ऐसा थोड़ी होगा यार। तो ये तो एक बकवास बात थी, है ना, कि हिंदू डोमिनेटेड बॉडी थी, फालतू की बातें थी। तो भाई इसी के साथ हमारा हो गया पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का जो है ये चैप्टर। और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये एक छोटा सा क्लास है, ठीक है, अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है ये छोटी सी क्लास में बन जाएंगे, और ये याद रखने वाली चीज़ें भी चलो यहीं पढ़ लेते हैं, छोड़ो। एलिफेंट वॉज अडोप्टेड एज द सिंबल ऑफ द सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। यानी कि जो सील थी ना, उनके ठप्पा लगता तो उस पर एलिफेंट का चित्र था, ठप्पे पे, ये ध्यान रखना, ठीक है, ठप्पे पे एलिफेंट का चित्र था। ये छोटे पर्सन पूछ लेते, कौन, मैंने करोड़पति में पूछ लेंगे तुमको, कोई बड़ी बात नहीं है। अमिताभ बच्चन बोलेगा, देखिए सज्जनों, हम आपको पूछते हैं एक नया क्वेश्चन, बताइए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ठप्पे पे कौन सा जानवर का निशान था? हाँ, तो आप बोलोगे एलिफेंट, और आप बोलोगे 7 करोड़, ठीक है, इस तरीके से। सर BN राव वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, लीगल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। यानी वकील तो इतने सारे थे, लेकिन एक पोस्ट थी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर की, उसमें सर BN राव को अपॉइंट किया गया था। ये याद रखना भाई, BN राव कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, ठीक है, ये रटने वाली चीज़ है, रट लोगे। HVR अयंगर वॉज द सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सेक्रेटरी भी थे इसके भाई, कौन थे? HVR अयंगर, ये थे सेक्रेटरी। BN राव थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। SN मुखर्जी वॉज द चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। यानी कि जो SN मुखर्जी थे वो चीफ ड्राफ्ट्समैन थे कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ड्राफ्ट्समैन का मतलब क्या होता है? जो लिखते हैं ना उसको, वो। तो चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन थे? SN मुखर्जी। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वॉज द कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वॉज हैंड रिटन बाय हिम इन द फ्लोइंग इटालिक स्टाइल। तो ड्राफ्ट तो इन्होंने किया कि भाई क्या क्या लिखना है, वो तो किसने किया? SN मुखर्जी ने निर्धारित, कि चीफ ड्राफ्ट्समैन यही थे। और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो है, इन्होंने अपने सुंदर सुंदर अक्षरों से हाथ से पूरा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, हाथ से लिखा हुआ है इंग्लिश में, ठीक है, फ्लोइंग इटालिक स्टाइल। और ये हमारी दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है कि जिन लोगों से हमने आज़ादी प्राप्त की, बोलते तो हैं कि आज़ादी के लिए लड़े, कांग्रेस वाले लड़े। भाई तुम अगर लड़े हो और तुम अपने जो संविधान तुमने बनाया है उसकी पहली कॉपी तुमने उन लोगों की लैंग्वेज में लिखी है, अपनी लैंग्वेज में नहीं लिखी है, तो तुम क्या लड़े हो भाई? सच में लड़े भी हो या नहीं, सोचने की बात है ये। पहली जो मूल जो प्रति बनी ना कॉन्स्टिट्यूशन की, वो अंग्रेजी में लिखी गई है भाई, हिंदुस्तान के लिए। और किससे आज़ाद हो गए? अंग्रेजों से आज़ाद हो गए। रोना आना चाहिए इस चीज़ पे, पर हंसते हैं लोग, पता नहीं क्यों। The original version was beautified and decorated by artists from Shanti Niketan, including Nandlal Bose and बियोहर राम मनोहर सिन्हा। तो नंदलाल जी और राम मनोहर जी, ये दो है। इन्होंने फिर साइड में देखो, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने तो लिखा अंग्रेजी में, ठीक है, इन्होंने साइड में जो है ना फूल पत्ती ये सारे डेकोरेशन किए, किसने? नंदलाल बोस ने और राम मनोहर सिन्हा ने। ब्योर राम मनोहर सिन्हा इल्यूमिनेटेड, ब्यूटिफाइड एंड ऑर्नामेंटेड द ओरिजिनल प्रियम्बल कैलीग्राफ बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो ये राम मनोहर सिन्हा ने प्रियम्बल पे स्पेशल अपने चित्रकारी और फूल पत्ती और ये सब कुछ, तारे सूरज जो भी बनाए वो बनाए, ठीक है।
The calligrapher of the Hindi version of the original constitution was done by the Vasant Krishna Vaidya, elegantly decorated and illuminated by नंदलाल बोस. फिर इंग्लिश वर्जन जब लिख लिया उन्होंने, इंग्लिश में सारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख लिया, उसके बाद हिंदी वर्जन उसके बाद लिखा गया. और उसको किसने लिखा? उसको लिखा वसंत कृष्ण वैद्य ने, और नंदलाल बोस ने उसकी भी डिजाइन और चित्रकारी उस पर सारी की. ठीक है, ओके. अब देखते हैं, ये एक और चीज़ है, छोटी सी चीज़ है कि हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो लिखा हुआ ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू ऑथोरेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज. बताओ, ओरिजिनल ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन भी नहीं था कि भाई इसकी कोई हिंदी की लैंग्वेज का इसका वर्जन आएगा. वो बोले कि इंग्लिश ही बढ़िया है. आज़ाद हुए हम अंग्रेजों से, और इंग्लिश में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, हिंदी के लिए कोई नाम भी नहीं बोल रहा हिंदी का कि हिंदी में बना लो. लेकिन उसके बाद में लेटर प्रोविजन इन द रिकॉर्ड वाज मेड बाय द 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987. दिस अमेंडमेंट इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल 394A इन द लास्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज पार्ट 10-20 और 22 पार्ट 22. दिस आर्टिकल कंटेंट द फॉलोइंग प्रोविजन. तो भाई पहले ऐसा था नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगी, आगे और कुछ जोड़ा जाएगा तो उसका ऑफिशियल अथोराइज्ड हिंदी टेक्स्ट क्या होगा उसके बारे में कोई प्रोविजन नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में. लेकिन बाद में 1987 में 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होती है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 58 से 1987 में क्या जोड़ा गया? एक नया आर्टिकल जोड़ा गया. किस पार्ट में? लास्ट वाले पार्ट में. आर्टिकल का नाम था 394A. इस आर्टिकल से ये बोला गया कि प्रेसिडेंट शैल कोज to be published under his authority the transaction of the constitution in Hindi language, translation of the constitution in Hindi language, the modification which are necessary to bring it in conformity with the language, style and terminology adopted in the authoritative text of central act, and Hindi can be made in it. All the amendments of the constitution made before such publication should incorporate in it the translation in the Hindi of every amendment of the constitution made in English. The translation of the constitution and its very amendment published shall be construed to have the same meaning as the original text in English. If any difficulty arises in the matter, President shall cause the Hindi text to be revised suitably. The translation of the Constitution and its every amendment published shall be deemed to be for all purpose its authoritative text in Hindi. तो ये बोल रहे कि साहब पहले जो Constitution पूरा बन चुका है उसका जो है हम अब authoritative हिंदी ट्रांसलेशन देंगे. उसके बाद में जो अमेंडमेंट Constitution में की गई है उसका सारा का हिंदी ट्रांसलेशन देंगे. और बोल रहे कि भाई अगर हिंदी में समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो उसका अर्थ वही होगा, उसका मीनिंग वही होगा जो इंग्लिश में लिखा हुआ है. बताओ, इंग्लिश को अभी भी यहाँ पे प्राथमिकता दी जा रही है. और उसके अलावा जो है ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इस एवरी अमेंडमेंट पब्लिश शैल बी डीम्ड टू बी फॉर ऑल पर्पस अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी. तो बोल रहे कि भाई जो इसका ट्रांसलेशन हिंदी में करके हम देंगे वही इसका अथॉरिटेटिव टेक्स्ट यानी कि सरकार की ओर से आधिकारिक इसका टेक्स्ट यानी कि आधिकारिक इसका ट्रांसलेशन वही होगा. ये लिख दिया गया एक आर्टिकल में. ट्रांसलेशन तो उससे पहले भी होता था लेकिन आधिकारिक नहीं होता था. अब लिख के 394A आर्टिकल में 394A आर्टिकल में क्या दिया हुआ है? ऑथोरेटिव टेक्स्ट, ऑथोरेटिव ट्रांसलेशन टेक्स्ट और इन हिंदी किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का. तो भाई ये हमारा जो है पूरा का पूरा हो चुका है, यहाँ पे समाप्त है. और उसके आगे जो ये चीज़ें दी हुई हैं इन चीज़ों को याद कर सकते हो. सीट के एलोकेशन कैसे किए गए थे, ठीक है. कम्युनिटी वाइज रिप्रेजेंटेशन, हिंदू कितने थे, मुसलमान कितने थे, और ये सारा सिस्टम, ठीक है. अभी देखो मुसलमान यहाँ पे 80 थे, हिंदू 163 थे, फिर भी बोलते हैं कि हिंदू डोमिनेटेड बॉडी थी. हिंदू जिसमें कितनी ज़्यादा थे उस टाइम पे. और इसके अलावा स्टेट वाइज मेंबरशिप भी देख सकते हो. ये याद करना चाहो कर सकते हो, एक नज़र मार लेना. बहुत सारी चीज़ें फालतू की याद करने की नहीं होती. और इसके साथ भाई हमारा ये चैप्टर नंबर 2 खत्म हो गया. नेक्स्ट क्लास में हम चालू करेंगे चैप्टर नंबर 3. तो पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो. और ऊपर नंबर 1 लिखा हुआ रहा है, उसको क्लिक करके नंबर 1 क्लासेस को सब्सक्राइब भी कर सकते हो. थैंक यू वेरी मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.